दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम भारत भूषण शाही है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा मुख्य कार्य अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना और उनका डेवलपमेंट करना है। दोस्तों, मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, थोड़ा सुन कर के आपको आश्चर्य होगा कि कहीं ऐसा भी होता है या हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा एक प्रयास है। मैं भारत से बेरोज़गारी को समाप्त करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक सुना आपने, समझ रहे होंगे। मैं भारत से बेरोज़गारी को दूर करना चाहता हूँ। इसमें मैं आप लोगों के सहयोग चाहता हूँ। बेसिकली जो हम काम करते हैं उसमें सेल्स का काम सबसे टफ काम माना जाता है, किसी भी चीज़ को बेचने का। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम करता हूँ। मेरा मुख्य कार्य अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना होता है। अभिकर्ता इन सेंस कि LIC एजेंट, जिसे चर्चित भाषा में कहा जाता है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो काम है वो केवल 5 वर्षों का है, सिर्फ 5 वर्षों का। 5 वर्षों से एक मुझे कहानी याद आती है। मैं आप लोगों को एक कहानी बताने जाता हूँ। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक पुरानी प्रथा चली आ रही थी, राजा की नियुक्ति की प्रथा। दोस्तों, उस राज्य में एक बहुत बड़ा हाथी था। हाथी एक शांति का और शक्ति का प्रतीक माना जाता थी। हाथी को, जिसको कि जैसा कि मैंने बताया कि शक्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है, हाथी के माध्यम से उस राज्य में एक बहुत बड़ा मेला लगता था और हाथी को बुलाया जाता था। और वो मेला हर 5 वर्षों के लिए लगाया जाता था, क्योंकि राजा की नियुक्ति 5 साल के लिए की जाती थी। हाथी का एक काम होता था कि उसको तिलक लगाया जाता था, उसको तैयार किया जाता था, उसको खुश रखा जाता था, खिलाया पिलाया जाता था। और उस हाथी के सूंड में एक माला, अच्छी पूरे तैयार की हुई माला डाल दी जाती थी और सारी प्रजा को बुला लिया जाता था, बैठाया जाता था। और उस एक देखने के लिए उसको पूरा का पूरा जो है नगर आता था। वो हाथी क्या करता था कि सूंड में अपने माला को घुमा करके यूँ फेंकता था। और वो फेंकता था तो जिस भी व्यक्ति के गले में, सही सुन रहे हैं आप, जिस भी व्यक्ति के गले में वो माला पड़ जाती थी, उसे अगले 5 साल के लिए उस राज्य में राजा नियुक्त कर दिया जाता था। अब वो राजा बन जाता था। राजा बनने के बाद वो जो चाहे कर सकता था, यानी कि उसे कहीं घूमना फिरना है, कुछ राज्य के पैसे खर्च करना है, कहीं लड़ाई करनी है या आराम करना है, जो भी चाहे वो कर सकता था। उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। सारी की सारी सेना थी और उसकी प्रजा, उस सारे लोग उसकी बात को मानने के लिए बिल्कुल बाध्य हो जाते थे। ऐसा हुआ, एक राजा का नियुक्ति कर दिया गया। उसने खूब अपने आप को जो है भोग विलास में समय बिता दिया। राजा के लिए, प्रजा के लिए जो कार्य उनको समझ में आते थे उसको किया। और 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, 4 वर्ष बीता, 5 वर्ष बीत गया। अब वो अंतिम घड़ी आ गई जिस दिन 5 वर्ष कंप्लीट हो रहा था। जिस दिन कंप्लीट हो रहा था उस दिन सेनापति आके खड़ा हो गया वहाँ पे। बस खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हाँ बताओ क्या बात है। तो सेनापति ने बताया, सीरियसली बताया कि महाराज, आज आपका अंतिम दिन है इस राज्य में और आज के बाद से अब आप राजा नहीं रहेंगे। कल पुनः ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि नए राजा की नियुक्ति होगी। अब ये बात सुनते ही राजा काफ़ी दुखी हो गया और काफ़ी पछतावे में आ गया। रोने लगा कि उसने इसका समय का क्या उपयोग किया। तो अब सेनापति उसको पकड़ लिया। अब वो जाने के लिए तैयार नहीं होता था। उसको पकड़ करके, खींच करके, उसके जो रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त वगैरह थे वो रोने लगे, लेकिन वो खुद भी दुखी हुआ और उसे खींच करके किसी तरीके से लेकर के गया। एक नदी थी। नदी के उस साइड में घना जंगल था जहाँ बहुत जंगली जानवर रहते थे जो खा जाते थे। तो नदी के पास ले जा करके सीकड़ों से उसको पकड़ करके, बांध करके किसी तरीके से उसको नाव में रखा गया और उसमें 3-4 सिपाही लग गए कि कहीं वो भाग ना जाए। और उस नाविक उसको चलाते चलाते नदी जंगल में ले जा करके छोड़ देता है। उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, जो भी चीज़ें होती हैं उसमें। वापस आते हैं और पूरी रात एक मातम का माहौल होता है। अगले दिन फिर एक मेला लगता है, उसी हाथी को बुलाया जाता है और फिर वही सेम प्रक्रिया को अपनाया जाता है और हाथी के सूंड पे एक माला को लगा दिया जाता है और उस माला को वो पूरी तरह से घुमा करके फिर से फेंक देता है। कितना एक बीता हुआ दिन और एक नया उल्लास इस तरीके से है कि नया राजा फिर से बनने वाला है। कौन नया राजा बनेगा, कैसा राज्य होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के रात भर कौतूहल होता है और अगले दिन की एक उम्मीद होती है। फिर उस परंपरा को अपनाया गया और
सूंड में हाथी ने माला को लेकर घुमाया और फेंका। फेंकने के बाद फिर वो एक व्यक्ति के गले में पड़ा, उसको वाहवाही किया गया, उसको फिर राजा के रूप में उसका राज तिलक किया गया, उसको राजा की गद्दी पर बैठाया गया और धीरे धीरे करके 5 वर्ष फिर से बीत गए। जब 5 वर्ष बीत गए तो पुनः ये सेनापति अपने कुछ सेना को लेकर के वहाँ खड़ा हो गया कि महाराज, आज आपका पुनः अंतिम दिन हो गया और आज अंतिम दिन है, आज के बाद से आप राजा नहीं रहेंगे, इसलिए आपको अब चलना होगा और आपको नदी के उस साइड जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया जाएगा। आपका जो भी अवसर था यहाँ पे वो बीत चुका है। महाराज कहते हैं कि ठीक है, अगर ये परंपरा है तो मैं इसके मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की पहले से जानकारी थी कि मुझे 5 साल के बाद जंगल में ले जा करके छोड़ दिया जाएगा। चलो, मैं खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हूँ। अब ये सेनापति को बड़ा शॉकिंग लगा, ऐसा कैसे हो सकता है अचानक, जहाँ कि उसको पता है कि जंगल के बाहर जंगल में जाकर के छोड़ दिया जाएगा, वहाँ से जंगली जानवर खा जाएंगे, मार दिया जाएगा, फिर भी बड़ा खुश है। लेकिन अचंभा तो अचंभा होता है। राजा ने कहा कि भाई मुझे बेड़ियाँ उड़ियाँ ना लगाओ, जो तुम लेकर के साथ में आए हो मैं खुद चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये परंपरा है और मैं करूँगा तो भी तुम लेकर के जाओगे, इसलिए मैं खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने नात रिश्तेदार दोस्तों से मिलता है, प्रजा को धन्यवाद देता है कि आप लोगों को मैंने 5 वर्ष तक जो सेवा किया, कोई क्षमा है, कुछ गलतियाँ हैं तो उसे मुझे माफ़ करें और अब मैं चलता हूँ। अब प्रजा भी एक चिंता का विषय बन गया कि प्रजा भी सोच रही थी कि ये राजा इतना खुश क्यों है, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ बात है या राजा का दिमाग ख़राब हो गया, जो भी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब राजा को लेकर के जाया गया और उसको पकड़ करके नाव पे बैठाया जा रहा था, तो नाविक ने भी उसका हाथ पकड़ा, तो राजा ने कहा बंधु मेरा हाथ ना पकड़ो, मैं स्वयं बैठता हूँ और मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नाविक भी बड़ा शौक में पड़ गया। सेनापति कुछ सिपाहियों के साथ बैठ गया, नाविक भी बैठ गया और नाव चलाने लगा, क्योंकि उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ उसके मन में चल रहा हो। जब हम थोड़ी देर के बाद नाव जब आगे बढ़ी तो नाविक के मन में आया और नाविक और सेनापति एक प्रश्नवाचक चिन्ह से उस राजा की तरफ देख रहे थे। राजा मंद मंद मुस्कुराने लगा और उसको समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं इनके मन में जो सवाल है मुझे लगता है बता ही देना चाहिए। जब बीच बधार में पहुंचा तो कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी जंगल की तरफ से। तो जब मुस्कुराहट को देख करके जब शॉकिंग हुआ सेनापति और नाविक, तो राजा के मन में रहा नहीं गया तो उसने बताया कि हे नाविक, हे सेनापति, मुझे पता था पहले ही दिन से कि 5 वर्ष के लिए मुझे राजा नियुक्त किया जा रहा है और मेरा कर्म 5 वर्षों के लिए है और मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। मैंने पहले वर्ष क्या किया कि अपनी पूरी प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद अपने राज्य के, चूँकि मैं जो भी कहता वो करने के लिए तैयार थे सारे लोग, सारी सेना, सारे राजपाट, सारे लोग, सारे मंत्रिपरिषद सब मेरी बात मानने के लिए तैयार थे। तो मैंने एक योजना बनाई, मैंने मंत्रिपरिषद को बुलाया और एक योजना बनाई चुपके से कुछ लोगों के साथ में, और कुछ लकड़हारों को और कुछ जंगल में जंगली जानवर को मारने के लिए सक्षम जो लोग थे उनको मैंने पहले साल में नदी के उस पार भेज दिया और जंगल को पूरी तरीके से साफ़ करवा दिया। वहाँ के जानवरों को मैंने पकड़ करके अलग रखवा दिया, दूसरी जगह पे भिजवा दिया। इस तरीके से पहले साल मैंने जंगल को साफ़ करा दिया। दूसरे वर्ष मैंने पुनः अपने मंत्रिपरिषद से सलाह मशवरा किया और कुछ ऐसे कारीगरों को बुलाया जो आर्किटेक्ट का काम करते थे। उस जंगल को साफ़ करने के बाद वहाँ पे मैंने धीरे धीरे करके महलों का निर्माण कराया, राज्य को बसाने का कार्य किया। तीसरे वर्ष मैंने कुछ व्यापारियों को बुलाया और उनको परिवार के सहित वहाँ पे भेजा ताकि वो वहाँ पे अपने छोटे बड़े व्यापार को कर सकें, रोजी रोटी कर सकें, बना सकें, कर सकें। चौथे वर्ष मैंने अपने जानकारी, परिचय और बाकी लोगों को वहाँ पे भेजा ताकि वो वहाँ रह सकें और वहाँ के माहौल को एडजस्ट कर सकें। मित्र, अब ये 5वां वर्ष है, अब मैं जा रहा हूँ और ध्यान से सुनो। नदी के उस पार से जहाँ जंगल हुआ करता था नगाड़े की आवाज़ आ रही है। तुम्हें पता है मेरा जो पिछला 5 साल बीता है ये मैंने उसको प्लानिंग से बिताया और अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मैं पूरी ज़िंदगी का राजा हूँ। यहाँ तो सिर्फ 5 साल का राजा था। वो मेरा स्वागत कर रहे हैं, वो मेरा माल्यार्पण करना चाहते हैं, वो मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए अपनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम ये चीज़ सीखते हैं, समझते हैं
कि LIC की एजेंसी की मैं बात करूं या किसी भी सेल्स प्रोफेशन की मैं बात करूं तो मित्रों ये सिर्फ 5 साल का काम होता है। अगर आपने 5 साल के लिए अपने आप को स्ट्रेटजी बना करके प्लानिंग करने के साथ में, गोल सेटिंग करने के साथ में, एक्शन और एनालिसिस करने के साथ में इस पे कार्य किया तो 5 साल के बाद आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी काम आपने किया है केवल उसको मैनेज करने की आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों, LIC की एजेंसी आपको बहुत कुछ देती है, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान नहीं देती है। मैं खुद अपनी टीम बना रहा हूँ जिसमें कि एक्चुअली मैं चाहता हूं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति रोज़गार को लेकर के परेशान ना हो, कहीं ना कहीं उसको रोज़गार मिले ही मिले, कुछ ना कुछ उसकी अर्निंग रोटी कपड़ा मकान के रूप में होती है वो हो। इसके लिए मैं आप लोगों का सहयोग प्राप्त करना चाहता हूं। मैं अपनी टीम में 100 ऐसे लोगों को बना रहा हूं जो कि 5 साल में 1 करोड़ मिनिमम अर्निंग कर सकें और बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोज़गार को प्राप्त कर सकें, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 ज़रूर कमा सकें। मित्रों, 5 साल के बाद अगर आप इस कार्य को देखेंगे तो आपका खुद का ऑफिस होगा, आपकी एक 15 से 20 लाख रुपए की कार होगी, 1 करोड़ का अपना मकान होगा, आपका अपना एक काम होगा प्रोफेशनली, इससे आप कर सकते हैं और आजीवन इस काम को किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो और समझ रहे हैं कि मेरी भावनाओं को, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं या ऐसे लोगों की मदद कर सकूं जिनको वास्तव में इस परिस्थितियों में कहीं ना कहीं फुल टाइम या पार्ट टाइम के रूप में कार्य करके पैसे कमाने की आवश्यकता है, तो दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों तक पहुंचाने का काम करें जिन लोगों तक आप और हम दोनों लोग मिल करके उनकी बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं, उनके घर में रोटी कपड़े मकान का इंतजाम कर सकते हैं, उनके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए फ़ीस की दिक्कतें हैं तो वो पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, मेरा आपको धन्यवाद है, नमस्कार है कि आपने इस वीडियो को सुना, समझा और मेरी भावनाओं को कदर किया। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।